नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं तेलंगाना बेस्ड एक कंपनी की। और ये जो कंपनी है, ये वर्ल्ड की जो टॉप की कंपनीज़ हैं एरोस्पेस में, डिफेंस में, एनर्जी के क्षेत्र में, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में, उन बड़ी कंपनीज़ को कुछ कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, प्रिसिशन कंपोनेंट सप्लाई करती है। और ये ऐसे प्रिसिशन कंपोनेंट सप्लाई करने वाली टोटल वर्ल्ड की 4 कंपनीज में से एक कंपनी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत की एक ऐसी कंपनी है जो विश्व की टॉप से टॉप कंपनीज के लिए कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करती है। और इस कंपनी का नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें देवेश कुमार ठाकुर जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, वैसे तो ये कंपनी स्थापित हुई 1983 में। उस समय इसका नाम आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड था। 2008 में इन्होंने सीएनसी मशीन शॉप की स्थापना की। सीएनसी मशीन शॉप का मतलब ये कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन शॉप, यानी कि वो जो लेथ या खराद मशीन जो आप देखते हैं बाज़ारों में, जब जैसे कोई पार्ट रिपेयर करवाने जाना होता है तब, तो वहाँ पर मैनुअली काम नहीं होता सीएनसी मशीनों में। वहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम जो है उस मशीन में फीड कर दिया जाता है, और जो पार्ट आपको रिपेयर कराना है उस पार्ट को उस मशीन पर लगा दिया जाता है। और मशीन जो है ना, वो अपने आप वो पार्ट में आपके डायरेक्शन के अनुसार वो पार्ट की मरम्मत करके आपको दे देती है। नया पार्ट बनाना हो तो नया पार्ट बना देती है। 2008 में ही इनको एक ठेका मिला एक पीएसयू से। और वो जो पीएसयू था वो बीएचईएल टाइप का पीएसयू था जो पावर जनरेशन इक्विपमेंट बनाया करता था। और इनको ठेका किस चीज़ के लिए मिला? इनको ठेका मिला जो ब्लेड्स होती हैं, टरबाइन की ब्लेड्स। तो वो टरबाइन की ब्लेड्स बनाने का इनको ठेका मिला। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टरबाइन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसकी ब्लेड्स होती है। और ब्लेड्स के थ्रू ही वो ब्लेड पे जब कोई गैस या वाटर या स्टीम का इम्पिंज होता है, यानी जब उससे वो टकराती है, तो वो एक्चुअली टरबाइन घूमता है। और उस वो जो टरबाइन घूमता है तो उससे फिर हम जनरेटर को घुमाते हैं, और जनरेटर के घुमाने से बिजली पैदा होती है। तो इनको ये ऑर्डर 2008 में मिला। अब इन्होंने धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई। और अब ये वर्ल्ड की, जैसे मैंने बताया, नामी जो कंपनीज है ना, उसके लिए प्रेसिशन कंपोनेंट जो है ना वो बनाते हैं। आगे ये मैं बताऊंगा कि किस तरह के कंपोनेंट्स ये बनाते हैं। 2023 में इनका जो है एक इन्होंने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। और दिसंबर 2023 में इनको आईपीओ आया। और आईपीओ 524 रुपये में आया। और ये जो आईपीओ है ये 4 गुना हो गया है लगभग 4 सालों में। नहीं, अब क्या भाव देखूं तो ये लगभग 2200 रुपये का इसका भाव चल रहा है। तो बड़ा शानदार इसने अपने निवेशकों को, जिनको आईपीओ में ये मिला, अलॉटमेंट मिला, तो वहां पर इनको आज़ाद इंजीनियरिंग ने अपने निवेशकों को बड़ा शानदार रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं, देखिए, इसके बिजनेस की। तो बेसिकली इनके 3 वर्टिकल हैं। और इन 3 वर्टिकल्स में ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स जो है ना वो सप्लाई करते हैं। और ये जो 3 वर्टिकल हैं वो हैं एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस, यानी एनर्जी वाला वर्टिकल, पावर जनरेशन वाला वर्टिकल, प्लस ऑयल एंड गैस। वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 81.5% आता है। दूसरा एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 17.2% आता है। और जो अन्य है, एक अन्य सेगमेंट जो है, वहां से इनका रेवेन्यू जो आता है 1.3% आता है। बात करते हैं इनके मेन प्रोडक्ट की। तो ये जो प्रोडक्ट है मोर और लेस ये एनर्जी में भी काम आता है, ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर में भी काम आता है, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भी काम आता है। तो देखिए, ये क्या चीज़ बनाते हैं। ये मेन इनका जो प्रोडक्ट है वो है एयर फॉइल्स। अब एयर फॉइल क्या होता है? एयर फॉइल का मतलब ये इस तरह की शेप जिससे जो हवा है ना वो इस तरह का दबाव पैदा करे कि अगर वो एयरक्राफ्ट में मैं लगाऊं तो आसानी से एयरक्राफ्ट जो है रनवे पे सीधा चलने के बाद वो लिफ्ट ले सके। अब इसको एक उदाहरण से समझें। तो अगर आप चलती हुई कार में से अपना हाथ बाहर निकालें, अगर, और हवा, मतलब अगर कार की स्पीड तेज और आप बाहर निकालें अपना हाथ, वैसे निकालना सही नहीं है, मैं उदाहरण के लिए रहा हूँ, इमेजिनेशन करने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप बाहर हवा निकालें और हाथ को एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट कर दें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो आपको पता लगेगा एक
हवा का इस तरह का प्रेशर है कि उस एंगल पे आपका हाथ ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये जो तरीका है हवा का, कि हवा आपके हथेली से नीचे गुजरती है और इस तरीके से तेजी से गुजरती है कि उसके कारण आपके हथेली पर एक ऊपर की तरफ दबाव लगता है। तो ये जो काम है, ये जो शेप है, ये कहें तो इस तरह की शेप जब डैनों में या पंखों में या टरबाइन की ब्लेड्स में लगाया जाता है, तो वो जो काम है उसको एयरफॉइल्स कहते हैं। तो एयरफॉइल्स ये मेजरली बनाते हैं। तो टरबाइन की ब्लेड्स जो होती है वो भी इसी शेप की बनी रहती है कि उनको, उनके ऊपर जो भी, चाहे वाटर की जेट, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है तो वाटर की जेट, अगर स्टीम है तो स्टीम की जेट, या अगर कोई गैस है तो गैस की जेट प्रॉपरली जाए और वो जो है ना, बिना किसी परेशानी के जो पंखुड़ियां जो है ना वो घूमने लग जाएं। तो ये जो इनका मेन प्रोडक्ट है एयरफॉइल्स, ये एनर्जी, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स में काम आता है। अलग अलग इनकी यूटिलिटी है। एयरफॉइल एक प्रोडक्ट नहीं है, एयरफॉइल एक तरीके से एक एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसका मल्टीपल यूज होता है। अब देखिए, ये जो एयरफॉइल्स बनाते हैं एनर्जी एंड ऑयल गैस के लिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, तो वहां पर एनर्जी वाला जो सेक्टर है वहां पर टरबाइन का मैंने उदाहरण दिया। जो टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है उसकी शेप इस प्रकार से होनी चाहिए, एयरफॉइल्स टाइप की शेप होनी चाहिए। और होता ये है कि आप, वो जो एयरफॉइल्स हैं, जो ब्लेड्स जो हैं, उसके लिए आप किसी तरीका का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी टरबाइन के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते ब्लेड घटिया क्वालिटी की लगा दी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है उसकी कंडीशन उसको मीट आउट करनी पड़ती है। दूसरी बात ये, अगर वो टरबाइन की ब्लेड्स फेल हो गई तो टरबाइन बंद हो जाता है। और टरबाइन बंद होने से होता ये कि जो पूरी की पूरी ग्रिड है, क्योंकि बिजली का जो प्रोडक्शन है ना वो कभी रुकता नहीं है, वो लगातार चलता रहता है। और अगर आपने टरबाइन के खराब होने से बिजली की सप्लाई और डिमांड में अगर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एक तरफ से बिजली आ रही है, एक तरफ से बिजली जा रही है, तो सप्लाई और डिमांड जो है हमेशा मैच कराना आवश्यक है। अगर किसी कारण से सप्लाई बंद हो गई तो होता ये है कि जैसे ही सप्लाई बंद हुई वैसे के वैसे ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है, ग्रिड को लॉस होने का, बहुत जबरदस्त ग्रिड में डैमेज होने का खतरा हो जाता है। थोड़ी इंजीनियरिंग वाली बात है, लेकिन आप ये समझ लीजिए ग्रिड की इनस्टेबिलिटी हो जाती है, ग्रिड जो है फेल होने का खतरा हो जाता है। इसलिए कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि साहब टरबाइन की ब्लेड्स खराब हो जाए। इसलिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, टरबाइन की ब्लेड्स जो है टरबाइन के लिए। तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट है। और इसीलिए ही बहुत सोच समझकर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो टरबाइन बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वो अपने सप्लायर, यानी आज़ाद इंजीनियरिंग टाइप की जो सप्लायर कंपनीज हैं उनको बड़ी ठोक बजाकर उनका सिलेक्शन करती है। अब ये तो रही इनके एक प्रोडक्ट की। अब ये जो एरोस्पेस सेक्टर के लिए जो काम करते हैं, वहाँ एयर जनरेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स बनाते हैं। यानी कि जो केबिन में जो फ्रेश एयर जो होता है, ऊपर जैसे हवाई जहाज उड़ गया, उसके बाद आपको केबिन में फ्रेश एयर चाहिए ना, तो उसके लिए जो एयर जनरेशन सिस्टम्स होता है उसके कंपोनेंट्स ये बनाते हैं। फिर ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो होती है एयरक्राफ्ट में, उसके लिए ये कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट वो यूनिट होती है जो, जब मेन इंजन बंद हो जाता है तो उस समय जो लाइट जलती है तो वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट के थ्रू जलती है। तो जो बाकी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी कंज्यूम होती है एयरक्राफ्ट में, जब मेन इंजन स्विच ऑफ हो जाता है तो वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट के थ्रू होती है। तो वो इस तरह की असेंबलीज बनाते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट के लिए। जो तीसरा है वो इंजन सिस्टम्स जो होता है, मेन जो इंजन होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स भी बनाती है। वो मेन इंजन का काम क्या होता है, वो थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। अब देखिए, जो एरोफॉइल्स वाला जो काम है, एयरफॉइल्स वाला काम है, और ये वाला जो एरोस्पेस सेक्टर में जो काम है, यानी टरबाइन की ब्लेड्स वाला काम, और ये वाला जो एरोस्पेस में काम है, इसके रिक्वायरमेंट, मटेरियल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वहां पर आपको रफ एंड टफ वाला, हाई ग्रेड अलॉय वाला आपको माल चाहिए। कहाँ पर? टरबाइन की ब्लेड्स में, क्योंकि जैसे मैंने बताया हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उस ब्लेड को झेलना पड़ता है। अब यहाँ पर यानी कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो काम है वहाँ पर क्या है, लाइफ की रिस्क है।
तो लाइफ थ्रेटनिंग जो वहाँ पर काम हो जाता है। इस कारण से क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्योंकि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रही है, तो वो जो है वो लाइट वेट होनी चाहिए, दूसरी बात ड्यूरेबल होनी चाहिए, प्रॉपर डिज़ाइन वाली होनी चाहिए, और चौथा काम ये कि ऐसा नहीं हो कि पार्ट जो है ना वो बीच में फेल हो जाए, कोई गुंजाइश नहीं रखती, क्योंकि लाइफ का रिस्क वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये बेसिकली इनके बिजनेस रहे, और इनके कंपोनेंट बिजनेस में ये क्या क्या बनाते हैं इसके बारे में रही बात। अब नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो ये B2B बिजनेस है, जैसे आप समझ ही गए होंगे कि जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज को, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी नामी कंपनीज को सप्लाई करते हैं तो B2B बिजनेस है। और B2B बिजनेस में एक खास बात होती है कि जो सप्लायर होता है वो मल्टीपल सप्लायर होते हैं, लेकिन जो बायर होता है वो कुछ ही लिमिटेड बायर्स होते हैं। इसलिए जो सप्लायर होता है उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी जो एक बार को वो बायर अगर अप्रूव हो जाता है, वो अगर वेंडर, वो सप्लायर अगर बड़ी कंपनी ने अप्रूव कर दिया तो वो जल्दी से चेंज भी नहीं करती। तो ये B2B बिजनेस की खास बात है। अब ये सप्लाई करते हैं वो OEMs को करते हैं। तो एनर्जी में कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, अब नाम आप सुनिए। तो ग्लोबल जितने भी जाइंट्स हैं एनर्जी सेक्टर में, यानी टरबाइन टाइप की जो काम करते हैं, टरबाइन जो बनाते हैं स्पेशली, तो जी है, मित्सुबिशी है, BHEL है, सीमेंस है, तोशिबा, ये इनके क्लाइंट्स हैं। एरोस्पेस के और डिफेंस के एरिया में जी एविएशन, बोइंग्स, रोल्स रॉयस, रफाइल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हनीवेल जैसी कंपनीज जो है वो इनकी क्लाइंट्स हैं। अब देखिए, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो इसको एक जो मोट प्रोवाइड करता है। मोट का मतलब ये कुछ ऐसी चीज जो अन्य कंपनीज उसके साथ compete नहीं कर सकते। क्या ऐसा एज है, क्या ऐसी खास बात है इस कंपनी में जो अन्य कंपनीज इनके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकती। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो कंपनी है ये वो कंपोनेंट सप्लाई करती है जो वर्ल्ड में केवल 4 कंपनीज जो है ना वो सप्लाई करती है, और उसमें से 3 जो कंपनीज है वो फॉरेन की है, केवल एकमात्र ये आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ना वो इंडिया की। वो जो मोट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है क्वालिफिकेशन और कमर्शियलाइजेशन से रिलेटेड। क्या मतलब है इस बात का? तो देखिए क्या है कि जब आप कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को किसी टरबाइन ब्लेड्स की आवश्यकता है, वो एक डिज़ाइन देती है। डिज़ाइन देने के बाद वो इनसे ये कहती है कि भाई आप बना पाओगे क्या? ये कहते हैं भाई हम बनाने में सक्षम है, तो बना पाओगे क्या? तो वो क्या करते हैं कि उसको वो उस प्रोडक्ट को, जो वेंडर कंपनी जैसे आज़ाद इंजीनियरिंग है वो उसको डेवलप करती है। डेवलप करने का मतलब एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती है, और उसके बाद वो प्रोसेस में होता ये है, पहली बात तो टाइम बहुत लगता है, दूसरी बात ये आपको उस तरह की मशीनें चाहिए, उस तरह का स्टाफ चाहिए, उस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसमें पैसा लगता है। और उसके बाद रिस्क ये रहता है कि भाई ये डेवलपमेंट फेज में मैं पैसा तो लगाता जा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ये फाइनल प्रोडक्ट बना पाऊंगा? अगर मैं बना लिया मैंने प्रोडक्ट, और अगर उस कंपनी ने अप्रूव कर दिया, तब तो सब कुछ अच्छा, अदरवाइज वो जो पैसा है वो आपका बेकार चला जाता है। अब देखिए ये क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने 1700 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो उनके क्वालिफाइड है, यानी जो विभिन्न कंपनीज हैं उनसे सर्टिफाइड है कि हाँ हम आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे, इतनी बढ़िया इनका प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी बात ये 45 से ज़्यादा जो है इनके प्रोसेस क्वालिफिकेशन का मतलब इस प्रोसेस से मैं बनाऊंगा। और आप ये देखिए कि अगर आपने फार्मा कंपनीज के बारे में कभी स्टडी किया हो हमारे वीडियो देखें, तो हमने ये बताया कि फार्मा कंपनीज में भी होता ये है कि जो कंपनी आपसे माल बनवा रही है वो आपकी लैब को बार बार आके चेक करती है। जैसे यूएस एफडीए भी, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी को यूएस में एक्सपोर्ट करना है उस दवाई को, तो यूएस एफडीए जो है ना वो बार बार आके प्लांट को चेक करता है भाई आपकी क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो उनको फैसिलिटी जहां पर वो प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट की वो उस जगह की चेकिंग होती है, प्रोडक्ट वाइज भी चेकिंग होती है, प्रोसेस वाइज भी चेकिंग होती है। और एक बार संतुष्ट होने के बाद वो, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया मिशन क्रिटिकल है। मिशन क्रिटिकल का मतलब ये कि अगर आपके टरबाइन की ब्लेड प्रॉपर नहीं बनी तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। इस जो जो क्लाइंट टरबाइन सप्लाई कर रहा है उसकी रेपुटेशन जो है वो रिस्क पे हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो उससे पावर जनरेट करना है ना, वो तो किसी वो यूज तो कहीं और होने वाला है।
तो है क्या, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इस्तेमाल होता है इस तरह के वेंडर्स में। और उसके बावजूद इस आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी ने अपना स्थान, जो 4 सप्लायर हैं वर्ल्ड में, 4 सप्लायर जो इस तरह के कंपोनेंट, प्रेसिशन जो कंपोनेंट हैं, वो इन वर्ल्ड की एनर्जी, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी को, डिफेंस ओईएम्स को सप्लाई करती है। तो बहुत ही बड़ी बात है, और यही इस कंपनी की जो है ना खास बात है। कैपिटल, पहली बात कैपिटल चाहिए। आप प्लांट लगाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जो प्रोडक्ट आपको किसी सप्लायर, किसी ओईएम को बेचना है, उसके लिए फिर उस प्रोसेस को डेवलप करोगे, डेवलप करने के बाद उनको दिखाओगे, वो अप्रूव करेंगे, बड़ा लंबा टाइम लगता है, हर स्टेज पे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके लिए ये डिमांड स्टिकी हो जाती है। स्टिकी इसलिए क्योंकि वेंडर जनरली, ओईएम जो है ना, वेंडर अपने जल्दी जल्दी चेंज नहीं करता है। और यही इस कंपनी की असली खास बात है कि 1700 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके क्वालिफाइड हैं, और 45 से ज़्यादा प्रोडक्ट जिनके जो प्रोसेस जो है वो क्वालिफाइड हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, होता ये, एक बार आपने वेंडर को अप्रूव कर दिया, अब उस आपको कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया डिज़ाइन आपने बनाया, तो आप क्या कहेंगे, उसी वेंडर को बोलने वाले हैं कि भाई देखो ये नया प्रोडक्ट आ गया ना, तो यार ऐसा करो, इसको बना दो ना यार, ये भी कर लो। अब उसमें क्या है, उसमें भी लगातार आपको, जो वेंडर है उसको पैसे लगाने पड़ेंगे, पहले पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो जो डिमांड है ना वो स्टिकी रहती है, लगातार उसको रेवेन्यू आता रहता है। तो इस तरीके से इनकी जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है ना, वो लगभग 10 साल की क्लाइंट की रिलेशनशिप है ऑन एन एवरेज। और ऑर्डर बुक की बात करूं तो 6500 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। टोटल 12 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें से 93, टोटल 12 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। 93% टोटल रेवेन्यू का इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू 93%, और केवल 7% जो है वो इंडिया से रेवेन्यू आता है। अब इनकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हाई एंट्री बैरियर है इस क्षेत्र में, इतना प्रेसिशन, इतनी क्लाइंट के साथ रिलेशन, ओईएम्स के साथ रिलेशनशिप, इतना पैसा लगाना, मतलब कि जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ता है, हर कंपनी के बस का रोग नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो कंपटीशन बहुत कम है। दूसरी बात ये कि स्ट्रॉन्ग इनका क्लाइंट बेस है, जैसे लंबे चौड़े मैंने आपको क्लाइंट्स के नाम बताए, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज जो एरोस्पेस, डिफेंस और एनर्जी के क्षेत्र में, वो इनकी क्लाइंट्स हैं। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा, हाई स्विचिंग कॉस्ट है। स्विचिंग कॉस्ट किसके लिए, वो ओईएम के लिए। एक बार वेंडर अप्रूव करने के बाद, जब तक वेंडर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं कर देता, तब तक उसको हटाया नहीं जाता, उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। और चौथी चीज़ ये कि प्रेसिशन इंजीनियरिंग में एक माहिर कंपनी है, 1983 से ये काम कर रहे हैं, तो इनकी इंजीनियरिंग जो है वो इम्पेकेबल इंजीनियरिंग है, और बहुत ही बारीक, बहुत ही बारीक टॉलरेंस वाले, टॉलरेंस एक इंजीनियरिंग वर्ड है, तो बहुत, आप ये समझ लीजिए, बहुत ही प्रेसाइज इक्विपमेंट ये बनाते हैं। अब इनकी वीकनेस की बात करूं तो देखिए, केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि बार बार इनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसा बाद में आता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, लिमिटेड प्राइसिंग पावर है। भाई बड़े बड़े हाथियों से अगर आप निगोशिएट करोगे तो आप जो है ना, आप निगोशिएशन टेबल पर आप अपनी बात जो है वो एक लिमिटेड तौर पे ही रख सकते हो, बाकी डिसाइड करना तो जो आपका अल्टीमेट ओईएम है उसके ऊपर डिसाइड करना है प्राइसिंग। फिर कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, लिमिटेड जो कस्टमर्स होते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट में, और अगर एक कस्टमर भी चला जाता है तो रेवेन्यू पर बड़ा ज़बरदस्त डेंट आने के चांसेस होते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 15,200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है लोअर मिडिल रेंज में 9% का है। जो डेट टू इक्विटी है वो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 31 रुपये का कर्ज है। उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पैसा इनको बार बार लगाना पड़ता है, और फिनिश जो सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रॉ मटेरियल जो होता है वो स्पेशल स्टील होता है, तो वो उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ती है। लेकिन जो पी है ना वो 114 का है। 3 साल की सेल बड़ी इंप्रेसिव, साल दर साल 34% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है साल दर साल 150% से बढ़ा है, 150% से बढ़ा है। जो प्रमोटर के पास 56% है, एफआईआई के पास जो है वो 13% है।
1.5% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है। डीआईआई के पास 10% है, ये भी 1.5% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है। लेकिन पब्लिक के पास जो है वो 21% है, और जो एफआईआई और डीआईआई ने पिछले क्वार्टर में बेचा है वो हमारे रिटेल वाले निवेशकों ने लिया है, तो वो 3% उनका शेयर बढ़ा है, यानी उनकी होल्डिंग 3% बढ़ी है। तो अगर वीडियो को मैं समराइज करूं, देखिए कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी की जो क्वालिटी है ना उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके भाव में कमी है। हाँ, ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है ना ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हम तो निवेशक हैं, हमें तो है, हमें रिटर्न से मतलब है। हमारा अगर हम लो प्राइस पे खरीदेंगे तभी हम जो है उसको हायर प्राइस पे बेच के मुनाफा कमा पाएंगे। अगर सारी चीज़ें यानी सारे अच्छे फैक्टर्स जो है, फ्यूचर के अच्छे फैक्टर्स इस प्राइस में समाहित हों, तो बहुत कम चांस इस बात के होते हैं कि जो शेयर है वो आगे बढ़ता रहे और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो वैसे ये कंपनी डायरी में नोट करने लायक है। कभी भी गिरावट आए तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ये देखें कि भाई आपको शेयर में क्या खरीदना है, बेचना है, या कोई एक्शन नहीं लेना है। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई सलाह होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।